चलो आइए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे राजस्थान कला और संस्कृति का एक और ऐसा चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते हैं। आज वर्तमान के संदर्भ में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो सारी चर्चा करते हैं। एक बार आप हेडिंग लगा लीजिए कि राजस्थान के या राजस्थान में, हेडिंग लगाइए, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र। हेडिंग लगाइए, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान में लोक वाद्य यंत्र। तो राजस्थान में जो लोक वाद्य यंत्र है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपको इधर 4 वाद्य यंत्रों के नाम दे दिए और आपको ऊपर क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, या निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, या निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र का प्रकार है, या फिर आपको पूछ लेगा निम्न में से वह वाद्य यंत्र जो औनद में शामिल नहीं है। 4 प्रकार के ही वाद्य यंत्र है। वैसे 2 ही प्रकार होते हैं, ये 4 तो फिर अलग है। पहले 2 कैसे वो हम समझेंगे। तो क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई वाद्य यंत्र का नाम दे देता है जैसे जो प्रसिद्ध होता है। जैसे यहां पर नाम दे दिया आपके सामने कि जंतर नामक वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस है तब ये पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। जंतर क्यों पूछ रहा है? क्योंकि गुज्जर जाति के जो भोपे हैं वो देवनारायण जी की फड़ का जब वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं। तो ये स्पेशल पूछता है कि जंतर, तो ते से जंतर, ये तत्वाद्य यंत्र है। नहीं नहीं, ये ट्रिक नहीं थी, ये तो ऐसे ही था, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछता है, किसी प्रोपरी व्यक्ति का नाम देके आपको पूछता है। जैसे आपको पूछ लेगा फारूक खां मेवाती का संबंध निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र से है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी वाद्य यंत्र को बजाने में परफेक्ट होगा। जैसे रामनाथ चौधरी के बारे में आपको पूछ लेगा कि इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से। यही 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि आपके सामने जो ये लोक वाद्य यंत्र है, थैंक यू, ये जो लोक वाद्य यंत्र है ये आपके सामने 2 प्रकार से। कैसे 2 प्रकार से? देखो, वाद्य यंत्र, देखो, किसी वाद्य यंत्र को बजाएंगे तो या तो आएगी आवाज और यह आएगी स्वर, और कोई बात आएगी नहीं। किसी वाद्य यंत्र को बजाएंगे या तो आएगी आवाज या आएंगे स्वर। स्वर ही मधुर नहीं होते हैं, आवाज भी मधुर होती है। जैसे ढोल, ढोल कभी बजाते तो स्वर थोड़ी आती है, आवाज आती है। तो ऐसा नहीं है कि आवाज मधुर नहीं होती है, वो अलग अलग कंडीशन में काम करती है। कि घन, जैसे आवाज जिन वाद्य यंत्रों से आती है वो वाद्य यंत्र 2 है। एक तो है घन वाद्य यंत्र, एक है औनद वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्र का मतलब क्या है? घन वाद्य यंत्र का तात्पर्य है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है। जैसे घंटा, सॉरी घंटी, वैसे दोनों ही है। घंटी का बड़ा रूप। तो वो क्या है? धातु से बना हुआ, उस पर जैसे ही आघात करेंगे तो क्या आएगी? आवाज। यानी कि धातु से निर्मित।
धातु से निर्मित। क्वेश्चन लिख देता हूं, आघात करने पर। आघात का मतलब समझ गए ना, चोट करने पर। अवनद वाद्य यंत्र का मतलब, अवनद वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे होते हैं, जैसे कि ढोल। हाँ, चमड़े से मंडे होते हैं और उन पर भी क्या करते हैं, आघात, आघात करने पर। स्वर वाले कितने हैं, दो। स्वर वाले भी कौन कौन से हैं, देखो, स्वर वाले भी दो प्रकार के हैं। एक तो है तत्वाद्य यंत्र और एक है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र, देखिए, तत्वाद्य यंत्र का मतलब क्या है, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्वाद्य यंत्र। तारों के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक या हवा के माध्यम से स्वर आते हैं, जैसे बांसुरी। या हवा के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल, ये लिखिए।
ठीक है ललित, अब नहीं होगा। वो क्या है कि टीम जल्दबाजी में कर देती है कभी कभी। ठीक है, लिख लिया। आइए इनमें से आप सबसे पहले हेडिंग डालिए घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र आपको लिखा दिया। घन वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है वो कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। कोशिश की है, जिन जिन वाद्य यंत्र के फोटो मिले हैं वो आपको फोटो के माध्यम से बताएंगे। देखिए नंबर फर्स्ट है आपके सामने घन वाद्य यंत्र में, एक नंबर वो है करताल। अब देखो करताल से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक तो ये हो गया कि करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये घन वाद्य यंत्र। और ये यूनिक सा बनता है, क्यों? क्योंकि इसमें ते आ जाता है। कई बार विद्यार्थी शॉर्ट ट्रिक लगाता है कि ते का मतलब है तत्वाद्य यंत्र, जबकि वो भूल जाता है एक दो ते ऐसे भी होते हैं जो कि ते उठा के डायरेक्ट कहां होता है, घनवाद्य। तो इसका सबसे यूनिक क्वेश्चन तो यह है, केवल ये कि करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। लेकिन कभी ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो वो यहां से पूछ सकता है, कैसे कि निम्न में से वह घन वाद्य यंत्र जो दो चौकोर लकड़ी से, ये देखो दो चौकोर लकड़ी और बीच में धातु से निर्मित तस्तरियां लगी हुई होती है, निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद रखिएगा करताल। यहां अंगूठा डालते हैं और यहां पर 4 अंगुलियां, और फिर इसको बजाएंगे तो इन धातुओं में से आवाज आएगी। ठीक है, तो हाँ साधु संतु यूज लेते हैं ज्यादातर। इसके अंदर एक आप निर्माण की बात लिख लीजिएगा। दो चौकोर लकड़ी के बीच में धातु से निर्मित तस्तरियां लगी हुई हो, उसे आप बोलते हैं करताल। और इसका जो प्रयोग है वो साधु संतों द्वारा किया जाता है। और बाकी आप देखते हैं कि ये आपको नारद जी के हाथ में भी मिल जाएगा। ठीक रहेगा। द्वारा प्रयोग। अब देखो आगे है खड़ताल। अब आप देखेंगे कि इनमें धातु कहां है। देखो वैसे ये ऊपर तो क्या है, लकड़ी है। ये आपके 6 से लेकर 8 इंच तक होती है, और इसकी ये जो चौड़ाई है ये 2 इंच की होती है। क्या याद रखना है, ऐसे ही बता रहा हूं आपको। तो ये 2 इंच, ये इन दोनों के बीच में ना ये धातु है, ये धातु है। जब इसको यहां से पकड़ के ऐसे बजाएंगे ना, तब इनमें से आवाज आएगी वो। तो ऊपर लकड़ी है, यहां पर क्या है, ये धातु है। अब खड़ताल से यदि कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहला तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है।
ये तभी पूछा जा रहा है जब खड़ताल की इंपॉर्टेंस है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि खड़ताल के जादूगर कौन है। तो आप कहेंगे खड़ताल बजाने के जो जादूगर हैं वो है सद्दीक खां मांगणियार। सद्दीक खां मांगणियार। और ये जो सद्दीक खां मांगणियार है ये झांपली गांव के हैं। झांपली गांव जो कि बाड़मेर में, याद रखिएगा। ठीक है। वैसे ये केर और शीशम की लकड़ी होती है, ये ऊपर वाली है ना, ये केर वे शीशम की लकड़ी होती है। नहीं लिखना है, बता रहा हूं केवल, ये आप लिख लीजिए जादूगर वाली बात, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सद्दीक खां मांगणियार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है या किस वाद्य यंत्र के जादूगर हैं? तो खड़ताल। तो करताल और खड़ताल, ठीक है, दोनों में ताल है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों ही घन वाद्य यंत्र। तो करताल वे खड़ताल। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है वक्तित्व सद्दीक खां मांगणियार, जिनका संबंध झांपली गांव बाड़मेर से है। ठीक है, लिख ली। अब देखो नंबर 3। नंबर 3 में है आपके टिकोरा। ये आप अक्सर देखते हैं कि घरों के अंदर यूज लेते हैं। हाँ, यहां से पकड़ के इसको बजा देते हैं। तो अब लिखने में क्या है, यहां लिखने में तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग ज्यादातर घरों में पूजा करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आ भी जाएगा तो आपसे हो जाएगा। तो केवल आप लिख लो टिकोरा, बस टिकोरा। ठीक है। नंबर 4। नंबर 4 है वीर घंटा। ये जो वीर घंटा है ना, जैसे आप देखेंगे ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, उस मंदिरों के अंदर जहां पर मूर्ति होती है वहां पर होता है, जिसको जो पंडित जी होते हैं जो पूजा करते हैं वो हाथ से पकड़ के बजा। जैसे हम ये घरों के अंदर है, ये तो कहां पर है, घरों में, और ये मंदिरों में पुजारी द्वारा पूजा करते समय बजाया जाता है हाथ से पकड़कर। तो ये है आपके सामने वीर घंटा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने, कितने हो गए, 4। नंबर 5 है घंटा और घड़ियाल। अब ये घंटा घड़ियाल आप जिस मंदिर में जाएंगे वहां पर यदि आसपास में कोई पेड़ है तो उसके बांध रखे हैं, वरना अदर आपको अलग अलग प्रकार से देखो ये बांध रखे हैं। लिख लो, मंदिरों के बाहर भक्त जनों के लिए बजाने के लिए जो, नेक्स्ट नंबर 6, ये देखिए इसको थोड़ा सा, ये है लेजिम ग्राशिया। सबसे पहले तो याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, जैसे आपको पता होगा कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, पुंगी। क्योंकि कालबेलिया जो जाति है वो सरब को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि ग्रासिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, लेजिम ग्रासिया। इसका आकार थोड़ा सा लिख लीजिएगा, धनुषाकार होता है ये, धनुषाकार। ये देखिए, ये धनुषाकार का है ना, ये धनुष ही तो है।
नंबर 7 देखो, रमजोड़। ये रमजोड़ क्या होती है? ये है चमड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र का मतलब क्या है? उसका ये मतलब है कि ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे होते हैं उस पर आघात करते हैं। यहां पर ये चमड़े पर घुंघरू बंधे हैं। आवाज जो चमड़े से नहीं आएगी वो किससे आएगी? घुंघरू से। और ये किससे बने हैं? धातु से। तो लिखो रमजोड़। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि रमजोड़ नामक वाद्य यंत्र निम्न में से कहां बांधे जाते हैं? पैरों में। लिख लो पैरों में। चमड़े पर घुंघरू बांधते हैं। ठीक है। अब देखो आगे। नेक्स्ट नंबर 8 है आपके सामने, देखो झांझ। अगर झांझ को आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मंजीरे का बड़ा रूप है। मंजीरा छोटा सा होता है, उसका बड़ा रूप क्या है? मंजीरा। इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार एसआई में एक ही। वो आया था कि कच्छी घोड़ी नृत्य में, कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र वो है झांझ। याद रखिएगा बस, और इसकी कोई बात नहीं। बाकी याद ये रखना है कि झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। लिख लिया झांझ, कच्ची घोड़ी, बस ये क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 9 देखो, मंजीरा। हाँ, इस मंजीरे का बड़ा ही रूप है झांझ। अच्छा, मंजीरे से भी क्वेश्चन कैसे आता है? यदि कोई आएगा थ्योरेटिकल, अच्छा ऐसा आ जाएगा कि मंजीरा किस प्रकार का है, तो वो तो है ही घनवाद्य यंत्र। लेकिन यदि किसी और से रिलेटेड करेगा तो आपको पता है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें ये उपयोग है सर्वाधिक? तो वो आप तेरे ताली नृत्य, जिसमें टोटल 13 मंजीरे हैं, जिसमें दाएं पांव पर 9 है, एक एक हाथ में ले रखा है और एक एक कोहनी पे बांध रखा है। तो क्वेश्चन बन सकता है तेहरे ताली नृत्य में प्रयुक्त। लिख लीजिए। तेहरे ताली में प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो है आपके मंजीरा। हाँ आशुतोष, बिल्कुल। देखो आगे नेक्स्ट, नंबर 10 है झालर। अब झालर का तो आपको क्या ही बताएं। ये घंटी है जो स्कूलों में बजा करती थी। स्कूल या मंदिरों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लिख लो प्रमुख रूप से तो स्कूलों में, स्कूलों में प्रयुक्त। ये यहां देखो छिद्र है, इसको बांध दिया जाता था पेड़ से, पेड़ से बांधते थे और फिर इसे, हाँ।
नंबर 11 है, देखो थाली। थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो घन। अच्छा, आप सोचो और क्या बन सकता है यहां से क्वेश्चन। थाली किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि थोड़ा सा। यस, याद रखना है, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं जब पुत्र प्राप्त हो। पुत्र प्राप्ति के अवसर पर प्रयुक्त किए जाने वाला वाद्य यंत्र है कौन सा? थाली। वैसे एक थाली नृत्य भी हमने पढ़ा था, जो पाबू जी की आराधना में होता है, हाँ, मारवाड़ का, वो थाली नृत्य है, ये थाली वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, नंबर 12 है चिमटा। अब ये जो चिमटा है ना, इसको यहां से, अच्छा ऐसे भी नहीं है, इसको हर कोई बजा भी नहीं सकता। इसको यहां से बजाने का प्रयास किया तो इसके बीच में अंगुली आ जाएगी, क्या बजाएंगे? इसको बजाने की एक कला होती है, जो भजन कीर्तों के समय, मतलब इसको यहां से ऐसे पकड़ेंगे और फिर ऐसे बीच में से करेंगे ना। तो इसका प्रयोग करते हैं भजन कीर्तनों में। भजन कीर्तनों में प्रयुक्त। लिख लिए? लिखे। नंबर 13, अब देखिए, केवल ऐसे आ जाए घुंघरू, तो ये घुंघरू है। रमजोल तो वो होते हैं जो चमड़े पर मंडे होते हैं और पैरों में बांधे जाते हैं, ये डायरेक्ट घुंघरू है। हाथ में भी इधर भी बांध सकते हैं, हाथ में लेके भी बजा सकते हैं। लिख लो केवल घुंघरू। हो गया घुंघरू। देखो, नंबर 14, अब ये तो फोटो में तो इसकी है नहीं। एक गुरालियो, एक भरनी, एक श्रीमंडल और एक हांकड़। देखो, हांकड़ क्या होती है? गाय भैंस बांधिया करानी सांकड़ होती है ना। वैसे आपको पता हो तो जो बड़े बड़े भोपे होते हैं ना, जो खुद को शरीर पर मारते हैं ऐसे, एक तो वो हांकड़ होती है वैसी। उसी का लगभग रूप होता है श्रीमंडल, जैसे हमने पढ़ा था ना, ये धनुषाकार होता है, वैसा। भरनी और घुरालियो, ये भी धातु से बने होंगे। ये नाम लिख लो बस केवल। हो गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट। अब आप हेडिंग लगाइए अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो कि आपके चमड़े से मंडे होते हैं और जिन पर आघात करने पर आवाज आती है, वो है अवनद। अगला है, लीजिए पहला डेरू। ये डेरू क्या है? ये डमरू का बड़ा रूप है। हाँ ना, उसका बड़ा रूप छोटा, हाँ छोटा रूप हो सकता है। देखो डेरू लिख लो, ये डमरू का ही बड़ा रूप है, डेरू।
डेरू। अब देखो, ये है आपके डमरू, ये है शिवजी का वाद्य यंत्र। ये देखो, ये यहां से टकराएगी, उधर वाली वो यहां से टकराएगी। शिवजी द्वारा प्रयुक्त। वो आप संस्कृत में पढ़ते होंगे। लिख लिया डमरू। अब देखो नंबर 3, ढोलक। अब ढोलक में तो क्या लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना है कि हम जितने भी अवनद वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, उस अवनद वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कोई है तो वो ढोलक है। लिखो, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, लेकिन जो अवनद है उनमें सबसे प्राचीन यही है, ढोलक। आगे देखो, आगे है नंबर 4, मांदल। अब देखो, मांदल से अच्छा क्वेश्चन तो यह है कि मांदल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद। लेकिन इसकी खास बात कि मांदल का जो प्रयोग है वो याद रखिएगा, भीलों द्वारा गंवरी लोकनाट्य करते समय लिया जाता है। गंवरी लोकनाट्य में प्रयुक्त। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि भीलों द्वारा किया जाने वाला घंवरी लोकनाट्य में प्रमुख रूप से प्रयुक्त वाद्य यंत्र है मांदल। और दूसरी बात, इस मांदल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान तो आपको याद रखना है कि निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है वह है मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहां पर है, नाथद्वारा तहसील में है और राजसमंद जिले में है। ये उतारी। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा घंवरी लोकनाट्य से, कि घंवरी लोकनाट्य में प्रमुख प्रयुक्त वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तो अवनद वाद्य यंत्र। वो नाम भी नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा किस प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपके सामने, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मृदंग और पखावेज। ये मृदंग या फिर पखावेज, सबसे अच्छा क्वेश्चन तो ये है क्योंकि नाम से पता नहीं लगता है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। जो नाम से पता नहीं लग रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मृदंग और पखावेज। देखिए, इसको आप देखेंगे ना तो इसका एक जो मुंह है ये तो होता है छोटा, और एक जो मुंह है ये होता है बड़ा। एक मुंह छोटा वे, दूसरा मुंह बड़ा होता है। अब यहां से क्वेश्चन नहीं, यहां से क्वेश्चन कि मृदंग और पखावेज से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन है, क्योंकि वो केवल नाम देकर पूछेगा। जैसे आपको पूछेगा कि पंडित
पुरुषोत्तम लाल का संबंध निम्न में से कहां से है, यानी कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र से। एक तो पंडित पुरुषोत्तम लाल, और एक नाम आपको याद रखना है भवानी शंकर। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। नाम देके पूछ लेगा इसका संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, मृदंग या पखावेज। अच्छा, पूछने में वो ऐसा भी पूछ लेगा कि मृदंग नामक वाद्य यंत्र का अन्य नाम क्या है, पखावेज। वैसे भी बन सकता है, क्योंकि यहां कलाकारों के नाम है ना। तो अभी तक ये दूसरा ऐसा वाद्य यंत्र आया है। एक तो आया था कौन सा, खड़ताल। खड़ताल के प्रसिद्ध जादूगर थे कौन, सदिक खां मांगणियार। हाँ सुनील, करवा देंगे। हो गए। अगला देखिए, नंबर 6 ढोल। अब ढोल में तो आपको क्या बताएं, देख लो, ये ढोल है बस, ढोल। ठीक है। नंबर 7 देखो, ये है आपके सामने माट। ये एक, हाँ, ये मटका होता है। इसके ऊपर वाले मुंह पर क्या बांधा जाता है, चमड़ा। इसका प्रयुक्त कहां करते हैं हम, इसका प्रयुक्त होता है बाबूजी के पवाड़े गाते समय। पवाड़े गाते समय, तो पवाड़े कोई लोकगीत नहीं है। पवाड़े का तात्पर्य होता है लोक गाथा। ये भी याद रखिएगा। तो बाबूजी के पवाड़े गाते समय जिस वाद्य यंत्र का यूज लेते हैं वो है ये माट। ठीक है, ये मटका और इसके मुंह पर चमड़ा बांधा जाता है। हाँ, लाल उसमें भी करते हैं, लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट नंबर 8 खंजरी। अब देखो ये खंजरी किस प्रकार सा है, ये आपके लगभग आप मान लीजिए ये गोल घेरा होता है। पुराने जमानों के अंदर बैंड बाजे चलते थे, अब तो चलो उसका रूप डीजे ने ले लिया, वरना पहले ऐसे तुरतुरी आते थे, खुद ही गाया करते थे। उनके गाने भी वो 2-4 फिक्स हुआ करते थे। वही, इसमें एक क्वेश्चन यूनिक बन सकता है, वो ये बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि कामड़ जाति द्वारा प्रयोग या प्रयुक्त किया गया वाद्य यंत्र कौन सा है, तो याद रखना है खंजरी। कामड़ जाति का है ये। उतार। लिख लिए। चलिए देखो नेक्स्ट अगला। अब देखो नंबर 9, चंग है, ढप है या फिर घेरा। ये देखिए, इस प्रकार से होली के अवसरों पर लोग घेरा बनाकर और चंग लेकर बजाते हुए एक दूसरे के घर जाते। तो ये इसका प्रयोग होता है होली के अवसर पर, होली के अवसर पर प्रयुक्त। और खासकर नृत्य की यदि हम बात करेंगे तो हो जाएगा गिद्दड़। हाँ, गिद्दड़ वे ढप नृत्य में प्रयुक्त। और ये आपको पता ही है, पढ़ाया था आपको कि गिद्दड़ और ढप नृत्य होते भी होली के अवसर पर ही है।
गिद्दड़, ढप, कच्ची घोड़ी, ये तीनों शेखावटी के। और एक कबूतरी नृत्य आपको लिखाया था चूरू में, राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित। नंबर 10 वो है नगाड़ा। अब देखिए इस ये होते हैं नगाड़े। प्रमुख क्वेश्चन क्या है? प्रमुख क्वेश्चन है जादूगर कौन है नगाड़े का। तो नाम है रामकिशन सोलंकी, याद रखिएगा। नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? रामकिशन सोलंकी को। और नगाड़े का प्रयोग याद रखिएगा मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो है आपके नगाड़ा। हाँ सुनील, बिल्कुल। क्योंकि वैसे कामड़ जाति का प्रमुख नृत्य तो कौन सा हो जाएगा? तहरे ताली। लेकिन जो खंजरी है ना, ये प्रयुक्त किया जाता है इनके द्वारा प्रमुख रूप से। अच्छा, पूछा जाए कि खंजरी नामक वाद्य यंत्र का संबंध कौन सी जाति से है, तो आपको याद रखना है। देख लिया। अब देखो आगे, नंबर 11 नौबत। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद। ये इस प्रकार से होता है, देखो ढोल होता है ना, वो इसका बड़ा रूप होता है, दोनों ओर से बजता है। इसको केवल एक जगह। अच्छा, ये आपको कहां दिखाई देगा? कोयला मूवी देखी है शाहरुख खान की? जलता हुआ कोयला मुंह में डाल दिया वो समझ आता है, वो ये सही है। ये प्राचीन काल के अंदर युद्धों में बजाते थे, वर्तमान के अंदर ये मंदिरों में मिलेगा आपको। इसकी एक खास बात है कि जितने भी हम अवनद वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा कोई अवनद वाद्य यंत्र है तो यही है नौबत। याद रखिएगा, लिखिएगा अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा अवनद, प्राचीन काल के अंदर युद्धों में, युद्धों में प्रयुक्त। लेकिन आज वर्तमान के अंदर मंदिरों में प्रयुक्त करते हैं, मंदिरों में। ओके, अब देखो आगे, नंबर 12 है आपके सामने बम, टामक या दमामा। देखिए क्वेश्चन ये भी है कि बम का अन्य नाम टामक, टामम का अन्य नाम दमामा, या बम का अन्य नाम क्या है? दमामा। और सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनत। ये देखेंगे तो ये भी चमड़ा है, लेकिन ये चमड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये भैंसे की खाल है, भैंसे की खाल का प्रयोग करते हैं इसमें। और एक बम नृत्य है आपके मेवात का, मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र के बम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र यही है, प्रयुक्त वाद्य यंत्र।
चलिए नेक्स्ट आगे चले। अगला देखिए, अगला है तासा। कितने नंबर हो गए? 12, 13। 13 नंबर है तासा। देखिए तासा का प्रयोग कब करते हैं पता है? प्रमुख रूप से करते हैं जब मोहर्रम के अवसर पर ताजी निकाले जाते हैं। यानी कि ये जो वाद्य यंत्र है ये मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मुगल कालीन वाद्य यंत्र तासा। और याद रखिएगा मोहर्रम में ताजिए निकालते समय प्रयुक्त वाद्य यंत्र, तो वो है आपके सामने ये तासा। लिख लिए? अब देखो नंबर 14, ये है तबला। ये देखो बजा रही है तबला। एक दो अलग अलग होते हैं, एक और एक आप समझ गए, लिख लो। हाँ तो ये लिख लीजिए, तबला नंबर 14 लिख लिया। ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा। हम्म। नंबर 15 धोसा है। नंबर 16 क्या है? ढाक है। नंबर 17 निशान है। और नंबर 18 कमर है। अब मैंने प्रयास किया बट फोटो इसकी मिली नहीं। इसमें याद रखिएगा नाम से पता नहीं लग रहा है कि निशान किस प्रकार का है, या ये तो कमर में बांध कर बजाते हैं ऐसे चमड़े जैसा। ढाक और धोसा ये लिख लो बस। ये आपके कंप्लीट हो गए अवनद वाद्य यंत्र। हो गया? तो बस घन और अवनद यानी कि जिन दोनों से आवाज आती है वो वाद्य यंत्र कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब आपको पता है, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से क्या आते हैं? स्वर। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर वाले, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट भी हो जाएगी।